हेलो जी। तो आज हम एक एक बैंक की एनालिसिस और कर लेते हैं। हमने कल या परसों हमने तीन तीन पीएसयू सेक्टर के बैंक उठाए थे। और कल ही रिजल्ट आया एक्सिस बैंक का, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 3,83,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो कोई कुछ खास रिजल्ट आया ही नहीं, कहीं ग्रोथ देखने को ही नहीं मिला। इसके पहले भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इनकी डिपॉजिट की जो ग्रोथ रेट है वो कम थी। और इसकी वजह से जो इनकी लोन बुक की ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। पहले इनकी लोन बुक ग्रो करती थी करीबन 18-19% के आसपास से, जो स्लो पेस ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से धीरे धीरे कम होता जा रहा था, है ना। और वही हमें इस बार भी देखने को मिला कि इस बार तो इनका मतलब मतलब जो हमारे हमारे जो जो हमने निकाला था कि जो दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, एसबीआई और एचडीएफसी, उनकी एवरेज में लोन बुक ग्रोथ रेट है 14-15% के आसपास की। और इन्होंने अपनी लोन बुक ग्रोथ दिखाई है 14% के आसपास की। मतलब आपकी आपकी अगर एचडीएफसी बैंक की मैं बैलेंस शीट देखने जाऊं, तो करीबन 35 लाख करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट है। अगर वो 15% पे ग्रो कर रहा है और आप इतना छोटा बैंक होने के बाद भी 14% पे ग्रो कर रहे हो, तो कुछ अच्छी बात तो है नहीं। और ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपकी डिपॉजिट ग्रोथ आ नहीं रही है। अब देखो, आपको बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या है? बैंक के लिए रॉ मटेरियल है पैसा, है ना। अगर आप पैसा पैसा हाई पेस से उठा ही नहीं पाओगे, तो हाई पेस पे लेंड कैसे कर पाओगे? यही बेसिक प्रॉब्लम है। अब पैसा उठाने के हम बाकी बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मेजरली दो तरीके समझते हैं। या तो आप अपना लेवरेज बढ़ा दो। लेवरेज बढ़ाने का मतलब है कि आपने आपने पहले क्या करते थे कि आप अपना 10 रुपए डालते थे और बाजार से 60 रुपए उठा के 70 रुपए लेंड करते थे। अब आपने क्या किया, आपने अपना लेवरेज बढ़ा दिया। पहले अब आप अपने 10 रुपए लेते हो और बाजार से 90 रुपए लेते हो, और टोटल 100 रुपए लेंड करते हो, 100 रुपए लेंड करते हो। तो आपका लेवरेज लेवरेज बढ़ गया, फ्रॉम 7 टाइम्स टू 10 टाइम्स लेवरेज हो गया आप। तो लेवरेज की भी एक लिमिट होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक एक बैंक 10 टाइम्स लेवरेज से 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स लेवरेज चला जाए। हर चीज की एक लिमिट होती है, और आरबीआई इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तो बैंक्स जनरली क्या करते हैं, जब वो 10, 11, 12 टाइम्स के आसपास लेवरेज हो जाते हैं, तो या तो वो क्यूआईपी कर देते हैं। क्यूआईपी करते हैं तो इक्विटी बेस इंक्रीज हो जाता है, नई नई कैपिटल आ जाती है, और हमारा लेवरेज रेशो वापस नीचे आ जाता है, और इनको आगे ग्रोथ करने के लिए पैसा मिल जाता है ना। दूसरी चीज क्या है, या तो इस तरीके से आप पैसा उठा लो, या दूसरा क्या है, आप अपना डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ाओ। जिससे आपके जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो कासा अकाउंट्स हैं, या और कोई भी जो भी कस्टमर है, वो आपका उठा के आपको पैसा दे, और वही पैसा आप आगे लेंड कर दो। वो है आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप ऐसे समझो, अगर आपकी लगातार लगातार डिपॉजिट ग्रोथ रेट 20% के आसपास मेंटेन रहेगा, तो आपका लोन बुक ग्रोथ भी 20% के आसपास आप मेंटेन कर पाओगे। और इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा होगी, कि आपकी हर बार हर हर क्वार्टर, मतलब आप ऐसे समझो हर साल आपके पास 20% का डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है, तो आप हर साल 20% का लोन बुक ग्रोथ कर पाओगे। यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं होगा। वहीं अगर इस साल आपका लोन बुक ग्रोथ 20% का है और आपका डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 10% का है, तो आप इसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप इस साल कर लिया आपने, ज्यादा अगले साल कर लोगे, एक साल और कर लोगे, बट फिर क्या होगा कि आपकी लोन बुक ग्रोथ धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, क्योंकि आपकी डिपॉजिट की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही। तो आपको डिपॉजिट की ग्रोथ रेट बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बैंक के साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि इनकी डिपॉजिट की ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रही। अगर मैं बात करूं, तो इनकी लोन बुक ग्रोथ हुई 14% ऑन अ वाई वाई लेवल, और 1.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं, तो डिपॉजिट्स बढ़े 13% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड 3.2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये अपनी अपनी डिपॉजिट की ग्रोथ रेट को मैच नहीं कर रहा है अपनी लोन बुक की ग्रोथ रेट से। तो इनकी लोन बुक की ग्रोथ रेट नीचे आ गई और मैच हो गई अपनी डिपॉजिट ग्रोथ रेट के साथ। अच्छा, अब डिपॉजिट ग्रोथ रेट में एक और चीज देख लेते हैं। हमने देखा कि ओवरऑल डिपॉजिट्स तो बढ़े 13% से, बट जो कासा जो सॉरी जो टर्म डिपॉजिट ग्रोथ रेट थी वो थी 20%। मतलब जो जो इंक्रीमेंटल 13% एक्स्ट्रा पैसा आया बैंक के पास, वो ज्यादातर गया टर्म डिपॉजिट्स में, मतलब एफडी में मतलब हाई इंटरेस्ट यील्डिंग डिपॉजिट्स में। अब इससे बैंक को क्या प्रॉब्लम होती है? भाई, बैंक के लिए कासा सबसे सस्ता पैसा है। वहीं अगर आप अपना
पैसा कासा से उठा के टर्म डिपॉजिट करा देते हो, एफडी करा देते हो, तो बैंक को उसी पैसे के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है। तो बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऊपर चले जाते हैं। तो बैंक के लिए ये दिक्कत वाली बात होती है। और वही चीज हमें देखने को भी मिल रही है कि जब आपकी टर्म डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपकी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ, तो आपका कासा कासा कंप्रेस हो जाता है, कासा कंप्रेस हो जाता है। अगर मैं बात करूं वाई वाई लेवल पे, तो इनका Q1 FY24 में कासा था 46% के आसपास का, जो अभी गिर के रह गया 42% के आसपास का। और ये सब बैंक्स में यही कहानी हो रही है। शायद मैंने यूको बैंक एक लौता अभी तक ऐसा बैंक है जिसमें थोड़ा सा कासा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वो भी यही है कि कुछ 60-70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट अभी अभी तक जितने भी बैंक का रिजल्ट आया है, शायद अभी तक मैंने जितने भी पढ़े, उनमें से एक लौता ऐसा बैंक है जिसमें कासा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नहीं तो अभी तक सब सब सारे बैंक्स का यही ट्रेंड है कि हमारी कासा नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जाता जा रहा है ना। अगर मैं इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लूं, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 12% ऑन अ वाई लेवल एंड 3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 15% ऑन अ वाई बेसिस इंक्रीज हुए, और 4% ऑन अ क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हो गए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारी जो टोटल इनकम में से ओपेक्स हटा के हमें मिल जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें पता चला कि हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम हुई वो तो हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी 3% से। और हमारी जो अदर इनकम है उसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला, और ओपेक्स में हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिला। इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4% से ड्रॉप कर गया ऑन क्वार्टर बेसिस, है ना। और अगर मैं वही पैट की बात करूं, तो पैट की तो बिल्कुल ही हालत खराब है। वो हम आगे चल के देखेंगे ऐसा हुआ भी क्यों। पैट की बात करूं तो पैट बढ़ा 4% ऑन अ वाई लेवल, और और डिग्रू कर गया 15% ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये कैसे हो सकता है? भाई आप देखो, अगर आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिग्रू बाय 4%, और अगर बाकी सब कुछ सेम होता भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद पैट तक पहुंचने के लिए आप दो चीज रिड्यूस करते हो, एक तो है टैक्स और दूसरा है प्रोविजंस। आप टैक्स को कांस्टेंट मान के चल सकते हो कि टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर आपके प्रोविजन सेम सेम रहे, मतलब जितना रेशो में प्रोविजन आपने Q1 FY24 में किया था, उतना ही प्रोविजन अगर आप Q1 FY25 में करोगे, तो आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डीग्रोथ है या ग्रोथ है, जो भी नंबर है, वो सीधा सीधा हमारे पैट में आ जाना चाहिए। कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से डिग्रू किया, तो हमारा पैट भी 4% से डिग्रू करना चाहिए था क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, है ना। तो बट ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमारा प्रोविजन का नंबर और बढ़ गया। अब प्रोविजन का नंबर कब बढ़ता है? जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आगे चल के हमारा लोन खराब हो सकता है, हमें कोई रिस्क दिखता है, या मैनेजमेंट कॉशियस होता है कि भाई आगे चल के लोन खराब हो उससे पहले ही हम ढंग से अपना प्रोविजन बना के चले, है ना। और वही चीज हुई, इन्होंने अपने प्रोविजन बढ़ाई, इसकी वजह से हमें हमें देखने को मिला कि 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट ही गिर गया, पैट ही गिर गया, है ना। और ये सब हुआ है क्योंकि इनकी इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है। अच्छा, अब इस केस में हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट स्पेस में। हमने जैसे जितने भी पीएसयू बैंक्स की बात करी थी, पीएसयू बैंक्स में हमें देखने को मिला था कि इनकी पहले से बहुत 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 खराब हालत थी। इन्होंने पहले ही बहुत पाप कर चुके थे ये लोग, इनकी एसेट क्वालिटी पहले ही बहुत खराब थी। तो अगर इनकी लोन बुक ग्रोथ आ भी नहीं रही है ना, जैसे हम पीएनबी की बात करें, तो पीएनबी की लोन बुक ग्रोथ है, वो 7-8-9% के आसपास की ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो उसमें नहीं है, बट उनका क्या था, पहले से ही इनकी एसेट क्वालिटी खराब थी। अब एसेट क्वालिटी जैसे जैसे इंप्रूव हुई, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स इंप्रूव होते गए, इनका पैट इंक्रीज करता गया, इनका आरओए इंप्रूव हुआ, इनका आरओई इंप्रूव हुआ, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगा। प्राइवेट बैंक के केस में क्या था, इनकी एसेट क्वालिटी पहले से ही अच्छी चलती आ रही है, तो पहले से ही इनको बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं करना पड़ रहा है ना। तो और ज्यादा प्रोविजन नहीं करना पड़ रहा है, और अब हल्का सा भी अगर इनकी एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो इनको प्रोवाइड करना पड़ता है उसके लिए। अब उसके लिए जैसे ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो सीधा सीधा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ जाता है ना। वहीं अगर मैं पीएनबी की बात करूं फॉर सपोज, तो पीएनबी में अगर अगर पिछले साल Q1 FY24 में उनको 100 रुपए का प्रोविजन करना पड़ रहा था, तो इस बार Q1 FY25 में उन लोगों को 60 रुपए का प्रोविजन करना पड़ रहा है। तो उनके प्रोविजन ड्रॉप्स बाय 40%। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है अपने पैट में। और वो केस एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ होता ही नहीं है।
क्योंकि इनकी ऑलरेडी एसेट क्वालिटी अच्छी थी, इन्होंने कोई पहले पाप कर ही नहीं रखा था, तो इसलिए हमें तो दिखता है कि भाई वहां तो बहुत अच्छी चीज हो रही है और यहाँ इन्होंने पैट की ग्रोथ ही नहीं दिखाई। बट वो हमें समझना पड़ेगा वो ऐसा क्यों है। वो अपनी पैट की ग्रोथ दिखा रहे हैं बाय नॉट जस्ट ग्रोइंग द लोन बुक, उनकी लोन बुक ग्रो नहीं कर रही है बल्कि उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके इसकी वजह से उनकी पैट की ग्रोथ आ रही है ना। अगर इनके में भी देखें तो इनकी एसेट क्वालिटी अभी भी खराब होने की इनकी डिटेरियोरेट कर रही है, बट उतनी कोई बहुत ज्यादा खराब एसेट क्वालिटी नहीं है। एसेट क्वालिटी में अभी भी इनको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाते हैं थोड़े कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो इनके भी कॉस्ट ऑफ फंड्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि राइजिंग राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है आपका। जब लोग बहुत ज्यादा टर्म डिपॉजिट्स कराएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ेगी, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स, है ना। तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर जाएगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल और वाई वाई लेवल दोनों पे बढ़े और अब है 5.44% पे। बट एक्सिस बैंक के साथ क्या है, एक्सिस बैंक की 70% ऑफ द बुक इज फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर अगर एक्सिस बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे, मतलब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, इसकी वजह से एक्सिस बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, वो सारा का सारा जो सपोज 25 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आया रेपो रेट में, तो एक्सिस बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा। और एक्सिस बैंक का जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, तो जो एक्सिस बैंक ने यील्ड मिल रहा था वो भी 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्सिस बैंक अपने जो कस्टमर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका निम कंप्रेशन नहीं होता, है ना। वहीं अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं, जैसे हमने पहले भी बात कर रखी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की और ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इन सब की क्या है, इन सब का एक बहुत बड़ा पोर्शन है फिक्स्ड बुक का। फिक्स्ड बुक का मतलब क्या होता है कि आपने आज बैंक के साथ रेट डिसाइड कर लिया कि आपको किस रेट पे लोन दिया जा रहा है। तो अब रेपो रेट कुछ भी हो, बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, वो मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। तो उनके क्या होता है, निम्स में कंप्रेशन आ जाता है। वहीं एक्सिस बैंक की जब ज्यादा ज्यादा बुक 70% ऑफ द बुक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है, तो इनका निम्स कंप्रेशन नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो इनके निम्स फ्लैट रहे क्वार्टर क्वार्टर और फिर भी बाल की खाल निकालने जाए तो एक बेसिस पॉइंट का डिप आया क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे, मतलब कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ा इनके निम्स को। क्योंकि क्योंकि इनके इनकी जो बुक थी वो काफी फ्लोटिंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे थी, है ना। अगर हम थोड़ा लोन बुक सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इनके लोन बुक को हम तीन मेन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन मेन सेगमेंट कौन कौन से हो गए? एक तो सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया हमारा रिटेल, सेकंड नंबर पे आता है कॉर्पोरेट और थर्ड नंबर पे आता है एसएमई, है ना। अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल लोन बुक। अच्छा, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी लोन बुक बाहर भी है, अब वो 4-5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरसीज बुक, उसका कोई मतलब ही नहीं है देखने को। जब आपका 94-95% जो भी काम है वो डोमेस्टिक है, जो सारी लोन बुक है वो डोमेस्टिक है, तो 5% के पीछे माथा मारने से काम ही नहीं बनेगा। आप ये देखो कि यहाँ पर क्या ग्रोथ आई है, वो ही पूरी कंपनी की मोटा मोटी ग्रोथ होगी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो रिटेल सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 60%, है ना, और उसमें ग्रोथ देखने को मिली 18% ऑन वाई वाई लेवल और 0.3% ऑन क्वार्टर लेवल। इसी में अगर हम बात कर लें कि रिटेल के अंदर अंदर फर्दर क्या सेगमेंटेशन है, तो हम सबसे बड़े तीन सेगमेंट समझ लेते हैं। सबसे बड़ा तो है हाउसिंग लोन, जो 28% ऑफ द रिटेल बुक है। अब देखो समझो, यहाँ पर क्या है, 100 रुपए की अगर टोटल लोन बुक है तो 100 रुपए की टोटल लोन बुक में से 60 रुपीज कम्स फ्रॉम रिटेल। अब मैं 60 रुपीज के अंदर का ब्रेकअप समझ रहे हैं। 60 रुपीज में से 30% तो आता है हाउसिंग लोन्स में से, 28% आता है हाउसिंग लोन्स में से, और 13% के आसपास ही आता है हमारा पर्सनल लोन और रूरल लोन में से, है ना। तो ये तीन सबसे बड़े सेगमेंट है। अब तीन सबसे बड़े सेगमेंट है जिसमें से होम लोन में तो कोई ग्रोथ ही नहीं आई, मतलब 6% की वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल तो डिग्रो ही किया, है ना। वहीं अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में अच्छी ग्रोथ आई, 28% वाई वाई लेवल पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी डिसेंट ग्रोथ आया। सेम केस विथ सेम केस विथ रूरल, सॉरी, सेम केस विथ रूरल। रूरल में भी 28% का वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आया। तो जो हमारा रिटेल का 18% का ग्रोथ आया, तो उसके उसके जो दो मेन ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्सेस थे वो थे पर्सनल लोन और रूरल लोन, है ना। अगर हम बचे हुए दो सेगमेंट की बात करें तो अब एसएमई कंट्रीब्यूट करता है 11% ऑफ द टोटल लोन बुक, और उसकी भी ग्रोथ रेट आई 20% वाई वाई लेवल पे और 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो अगर हम रिटेल रिटेल और एसएमई को मिला दें तो 71% ऑफ द लोन बुक बन जाता है। तो मतलब कॉर्पोरेट का सेगमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है और अब सिर्फ
सिर्फ 29% के आसपास ही रह गया। और जैसे कि हमने पहले भी कहानी करी थी कि भाई बड़े कॉर्पोरेट पे तो कोई भी फोकस करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, यील्ड ही नहीं मिलता ढंग का। तो आपको अगर ढंग का यील्ड ही नहीं मिलेगा तो आपके सारे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिगड़ जाएंगे, आपका आरओए आरओई नीचे आ जाएगा। तो तो इसलिए लार्ज कॉर्पोरेट को तो कोई टारगेट ही नहीं कर रहा। सब सब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडियम लेवल टू स्मॉल लेवल कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो अगर हम कॉर्पोरेट बुक की बात करें तो कॉर्पोरेट बुक 29% कंट्रीब्यूट करता है, और वो 6% से बड़ा वाई वाई लेवल पे और 5% से बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, है ना। अगर आप एक एक इनका रिटेल में भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस का सेगमेंट है जो जो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाया करता था पहले, पहले काफी अच्छी ग्रोथ दिखाया करता था। अब उसमें क्या हो गया, अब उसमें भी थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने को मिला। ये इन्होंने अपनी पीपीटी में बताया, जैसे ये पहले पहले भी बताते आ रहे हैं यही चीज, कि हमारे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड हर क्वार्टर में इशू कर देते हैं, नए क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। तो और इन्होंने लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 FY24 में इन्होंने करीबन 12.5 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करे थे, जो Q1 FY25 में गिर के रहेगा सिर्फ 9.5 लाख क्रेडिट कार्ड। मतलब आपके जो नए क्रेडिट कार्ड इशू हुए हैं उसमें भी उसकी भी रेट में रेट घटा है ना। तो ये थोड़ा मतलब इसमें मेजरली वही प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा, ग्रोथ कहीं से भी नहीं आता हुआ दिख रहा। आपका जो लोन बुक ग्रोथ था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका आपका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें अभी उसने मार्केट शेयर मेंटेन किया है, वो अभी भी शायद 12% के आसपास मार्केट शेयर पे बैठा है। बट आपकी जो और तेजी से ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ वाला फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है ना। अब हम आ जाते हैं जो इनकी इनकी अभी इस क्वार्टर में मेन प्रॉब्लम का कारण बना, कि जो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 15% का डिग्रोथ देखने को मिला प्रॉफिट में, वो इसी की वजह से है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई। इसकी वजह से इन्होंने प्रोविजन करने पड़े इनको, और प्रोविजन आर एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, और उस वजह से इनका पैट में डिग्रोथ देखने को मिला। अगर मैं एसेट क्वालिटी की बात करूं तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना चाहिए। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्यों देखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी चीज है। आपको आप एक एक कोई भी बैंक या एनबीएफसी होती है वो हाईली लेवरेज्ड बिजनेस होता है। वो 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स लेवरेज्ड होता है ना। तो उसमें हमें हमें थोड़ी सी भी एसेट क्वालिटी खराब हुए और उसमें कोई दिक्कत दिखे तो हमें सबसे पहले करंट आज क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। हम एक साल पहले वाले से आज को कंपेयर नहीं करेंगे, हम पिछले क्वार्टर वाले से आज को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखूं तो ग्रॉस एनपीए बढ़ गया 1.43% से 1.54% पे, और नेट एनपीए बढ़ गया 0.31% से 0.34% पे। तो अभी तो हमें ये एक बहुत 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 छोटा सा जंप दिखने को मिल रहा होगा। बट वहीं अगर हम स्लिपेजेस में देखेंगे तो स्लिपेजेस बढ़ गए 0.57% से 1.37%। मतलब स्लिपेजेस तो डबल से भी ज्यादा हो गए। स्लिपेजेस का क्या मतलब हुआ कि जो पहले हो गया उसको छोड़ो, आपने जो अब नया लोन दिया है, नए लोन कितना ज्यादा खराब हो रहा है, नए लोन में कितनी ज्यादा रिकवरीज में प्रॉब्लम हो रही है, कितना ज्यादा डिफॉल्ट हो रहा है ना। तो स्लिपेजेस में हमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, है ना। उसकी वजह से हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। अब क्रेडिट कॉस्ट क्या होती है, प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स्ड। अब जब आपके प्रोविजन बढ़ेंगे तो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर मैं क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई 0.32% से 0.97%। मतलब क्रेडिट कॉस्ट 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, है ना। तो अब वही देखना है कि ये सारी चीजें क्यों हुई, ये स्लिपेजेस क्यों आए। अब मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल में कुछ चीजें बताता है तो उसके ऊपर मैं अपडेट करके वीडियो बना ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें वही चीज देखनी है कि आपकी लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आई, आपकी एसेट क्वालिटी भी खराब हो गई। अब आप क्या रीजनिंग दोगे इस चीज का कि आपकी आपके आपकी एसेट क्वालिटी क्यों खराब हुई, आपके स्लिपेजेस क्यों आए। क्या कोई एक ऐसा रीजन था जहां पर ये इफेक्ट देखने को मिला, क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में हमें दिक्कत आई, क्या हमें कोई एसएमई सेगमेंट में दिक्कत आई, कॉर्पोरेट सेगमेंट में दिक्कत आई, कहाँ समस्या आई जिसकी वजह से हमारी एसेट क्वालिटी डेटियोरेट करी, है ना। उसके बाद जैसे हमें बताइए कि एक्सिस बैंक एक कंग्लोमरेट बिजनेस है, मतलब इसके साथ और भी बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनकी सिर्फ पैट ग्रोथ देख लेते हैं, बाकी उसमें बहुत ज्यादा कहानी करने की तो जरूरत है नहीं। अगर मैं बात करूं एक्सिस फाइनेंस की, है ना, तो ये भी छोटा छोटा लोन लोन देने का ही काम करते हैं, है ना। तो इनका पार्ट बढ़ा 26% वाई वाई लेवल पे, एएमसी का पार्ट बढ़ा 27% वाई वाई लेवल पे, एक्सिस कैपिटल का पार्ट बढ़ा 220% वाई वाई लेवल पे। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल मार्केट लिंक्ड है। मतलब अब जैसे हम देख ही रहे हैं इतना बड़ा बुल रन चल रहा है, बुल रन चल रहा है, इसकी वजह से इनका ये वाला डिविजन बहुत अच्छा किया। ऐसे ही अगर हम सिक्योरिटीज देखें तो 170% का पार्ट का ग्रोथ आया।
अब ये कैपिटल और सिक्योरिटीज में तो इसकी वजह से ग्रोथ आया क्योंकि अंडरलाइंग मार्केट में इतना ज्यादा मोमेंटम है, तो इसकी वजह से और ज्यादा लोग आ रहे हैं, और ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, और ज्यादा लोग एसआईपी कर रहे हैं, और ज्यादा लोग इक्विटी मार्केट्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा कैपिटल मार्केट लिंक था, इसकी वजह से यहाँ पर हमें 220 और 170% का वाई वाई लेवल पे ग्रोथ देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो वही मेजर प्रॉब्लम था जो हमें काफी टाइम से पता चल ही रहा था कि भाई डिपॉजिट का ग्रोथ रेट आ नहीं रहा है, डिपॉजिट का ग्रोथ रेट आ नहीं रहा है। तो उसने धीरे धीरे करके लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को नीचे लिया है, और उसके बाद इस क्वार्टर में इनके थोड़े से स्लिपेजेस भी बढ़ गए, और स्लिपेजेस बढ़ने की वजह से इनको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा, इनका पैट रिड्यूस हो गया, पैट पैट में 5% की वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल 15% से डिग्रू कर गया। तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं, देखते हैं मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या गाइडेंस देता है, क्या कैसे बोलता है, क्या नया आउटलुक देता है, और इन इन स्लिपेजेस वगैरह के बारे में और खराब हुई एसेट क्वालिटी के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग रहा तो मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना ही दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।